गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको हम फोर्थ चैप्टर 11th क्लास के लड़कों को फोर्थ चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले जो भी कुछ अगर बचा हुआ है कंपटीशन बेस्ड, तो हम एक स्पेशल अगर लड़के मांग किए, कुछ लड़के मांग किए थे, उस लड़कों के मांग के आधार पर जैसे रेन एंड मैन बनाए थे उसी तरह से प्रोजेक्टाइल, फिर और काइनेमेटिक्स से कुछ और प्रॉब्लम्स या रूल्स का एक क्लास लेंगे और उसका एक वीडियो जल्दी ही डाउनलोड आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। अभी हम आपको फोर्स बता रहे हैं। देन व्हाट इज फोर्स? पहला है न्यूटन्स लॉ है, तो न्यूटन्स लॉ में सबसे पहले हम बताते हैं फोर्स। व्हाट इज फोर्स? इट इज ए फिजिकल कॉज which changes the position, configuration means shape and size, direction and state of the body, and try to change it। 6 तरह का फोर्स होता है। पहला होता है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स होता है इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स डेवलप ऑन द बॉडी, फोर्स डेवलप ऑन द बॉडी ड्यू टू लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, ग्रेविटेशनल है, मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कुछ भी फोर्स है, ये सब फील्ड फोर्स है। सेकेंड है कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स डेवलप ऑन द बॉडी with the help of contact। कॉन्टैक्ट के द्वारा हम टच कर करके किसी फोर्स, पुलिंग द टेबल, पुशिंग द टेबल, हिटिंग द फुटबॉल और एनीथिंग, जब तक टच किए, उससे कांटेक्ट में लाया, तब पुल किए, तब पुल या पुश किए, तो ऐसे को कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स। थर्ड है इंटरनल फोर्स। फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच का फोर्स जो होता है आपस में इंटरैक्शन द्वारा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। जैसे ए बॉडी दूसरे को टच कर रहे थे, ये इस पर फोर्स लग रहा है, ये इस पर फोर्स लग रहा है, तो दीज फोर्सेज आर इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, or more than one body from on a body, more than one forces are applied on it, then it is called external force। मानते कोई बॉडी है, इस पर फोर्स इधर से लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, इस तरह से लगा रहे हैं, दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फोर्स है बैलेंस्ड फोर्स और इम्बैलेंस्ड फोर्स। छठा पांचवा बैलेंस्ड फोर्स, when two and more than two forces applied on the body in such a way net force is zero, then it is called balanced force। बैलेंस्ड फोर्स, ये फोर्स लगा, ये फोर्स लगा F, ये भी F,
देन इट इज कॉल्ड रेस्ट में है बॉडी तो बैलेंस्ड फोर्स, या यूनिफॉर्म बैलेंस, इसमें या तो बॉडी रेस्ट में रहेगा और यूनिफॉर्म बैलेंस से मूव करेगा इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। सिक्स्थ है इम्बैलेंस्ड, कुछ लोग इसको अनबैलेंस्ड भी बोलते हैं, ठीक है, अनबैलेंस भी सही वर्ड है। इम्बैलेंस फोर्स when one and more than one forces are applied on the body in such a way net force is not equal to 0, then it is called imbalanced force। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, कहीं पर सर्कुलर मोशन में है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स, ये सब कॉन्सेप्ट आएंगे। वो सभी फोर्सेस हैं, बाद में पढ़ाएंगे, उसको जरूरत नहीं है यहाँ पर फोर्स के लिए। न्यूटन्स लॉ सूडो फोर्स को वैलिड नहीं करता, मानता नहीं है, इसलिए इसको इस जगह नहीं बताएंगे। जरूरत पड़ने पर सर्कुलर मोशन में उसको बताएंगे। ये 6 तरह का फोर्स है, इसको नोट कीजिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? When the body is in rest or uniform motion until or unless unbalanced force, external force is applied on it. Newton's first law. The body is in rest or uniform motion in a straight line until or unless unbalanced external force or forces are applied on it. इसमें आपको ये 2 चीज स्टेटमेंट में ध्यान देना आपको जरूरी है। आप 9 क्लास में नहीं पढ़ते कि आप कुछ भी बोल दें। अनबैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है और स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन लिखना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म मोशन में लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन छोड़ते हैं। अनबैलेंस छोड़ देते हैं, बोलते हैं इंटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाई। तो एक्सटर्नल फोर्स तो बैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस होने पर यदि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रह जाएगा, या यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रह जाएगा। तो फिर ऐसा होगा नहीं, जबकि हम बैलेंस फोर्स लगा देंगे। अनबैलेंस होगा तभी उसके स्टेट को चेंज कर पाएगा। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये बताता क्या? डिफाइन द फोर्स। कुछ लोग डिफाइन द फोर्स, बच्चों को चेक करने के लिए टीचर्स पूछते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या बताना चाहता है। तो फर्स्ट लॉ आप टीचर तुरंत बोलिएगा डिफाइन द फोर्स, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। डिफाइन द फोर्स, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, 2 डिफरेंट चीज है। ऐसा नहीं बोलते कि फर्स्ट लॉ गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, दैट्स नॉट, क्योंकि फोर्स के बारे में न्यूटन्स लॉ बताया। इसलिए फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स, सेकंड लॉ मेजर द फोर्स, फिर उसको मेजर करता है, और थर्ड लॉ गिव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। ये आपको याद रखना है इस चीज को। 9 क्लास का चीज नहीं है कि आप 9 बच्चे में आपको स्टेटमेंट बता दिए। तो डिफाइन द फोर्स ऑलरेडी अभी हम आपको डिफाइन फोर्स को डिफाइन कर चुके हैं। दूसरा, इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, देन व्हाट इज इनर्शिया? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, property of the body by which it has tendency to oppose the change of state,
चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करता है। एक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है, दैट मीन्स इफ द बॉडी इज इन रेस्ट इट हैज टेंडेंसी टू कीप इटसेल्फ इन रेस्ट। That means if the body is in uniform motion, it has tendency to keep itself in uniform motion. That is, if the body is moving in a straight line, it has tendency to maintain that direction. These are the inertial properties. इसका प्रॉपर्टी रहता है कि उस स्टेट में रहना चाहता है, अपोज करता है। अगर हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपोज करेगा, नहीं चाहेगा कि हम मोशन रेस्ट में है तो मोशन में आए। तो दैट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इंपल्स इज नॉट द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ये अलग चीज है। देखिए क्लियर होगा, बाद में इंपल्स हम पढ़ाएंगे। तो इंपल्स इज नॉट द इनहेरेंट प्रॉपर्टी बट इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इसके अंदर का प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे पास जो प्रॉपर्टी मेरे फादर और मदर का है, दैट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी। और हम जो प्रॉपर्टी अपना पढ़ा रहे हैं, मेरे फादर हो सकते हैं कम पढ़े हो, ग्रेजुएशन थे, हम उनसे कम या ज्यादा कुछ ही पढ़ रहे हैं, तो ये मेरा एक्सटर्नल प्रॉपर्टी हुआ, नॉट इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी फादर के कुछ हंसने के तरीका या कुछ समथिंग डिफरेंट जो भी है, उस तरह का प्रॉपर्टी जो आता है उसको इनहेरेंट कहते हैं। तो इस बॉडी में भी, किसी बॉडी में इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। 3 तरह का इनर्शिया होता है। फर्स्ट है इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू, पहला इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। इसमें बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैटिक बॉडी बाय विच इट हैज टेंडेंसी टू कीप इटसेल्फ इन रेस्ट। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, property of the body by which it has tendency to keep itself in rest. For example, if you are sitting on the berth of a stationary train and train suddenly starts, if you are sitting on the berth of a stationary train and you are sitting and train suddenly starts, the lower portion which is in contact with the train and start to move with the train, while upper portion due to inertia of rest has tendency to keep itself in rest, so it will fall just opposite direction of the motion of the train. अगर आपको इतना तो समझ में आता ही होगा। अगर आपको जरा सा भी बेसिक क्लियर नहीं है तो आप 9 क्लास के फोर्स का लेक्चर जरूर देखिए, उसमें पूरा डायग्राम से हम एक्सप्लेन किए हैं। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जस्ट इट विल फॉल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन। मेरा वीडियो 9 क्लास में फोर्स पर आया, 2-3 लेक्चर है, उस लेक्चर को जरूर देखिए, तब आपको ज्यादा ये समझ में आएगा। तो पर्सन विल फॉल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, विल फॉल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। आप कभी भी मत बोलिएगा बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बैठे हो इस डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में बैठे हुए, ट्रेन सडनली स्टार्ट हुआ तो हम किधर जाए? हम पीछे जाएंगे और आप किधर जाएगा? आगे। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड करना बहुत गलत है, उसको बोलना है मोशन के अपोजिट में फॉल करेंगे। दूसरा है इनर्शिया ड्यू टू मोशन। इनर्शिया ड्यू टू मोशन, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इट हैज, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द, इसमें बोलिएगा स्टैटिक बॉडी, रेस्ट में है। इसमें इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ डायनेमिक बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ डायनेमिक बॉडी by which it has tendency to maintain, a tendency to keep itself in motion. मोशन में रहना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, इसमें पर्सन विल फॉल इन द डायरेक्शन, fall in the direction of motion, in the direction of motion, motion के डायरेक्शन में फॉल होगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड यहाँ पे मत बोलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग ऑन द बर्थ ऑफ ए मूविंग ट्रेन एंड ट्रेन सडनली स्टॉप विद जर्क,
the lower portion which is in contact with the train comes to rest with the train, while upper portion due to inertia of motion has tendency to keep itself in motion, so it will fall in the direction of motion of train. If you are sitting just opposite to me, you will fall in backward direction. I will fall in the direction. If it is the train is moving in this way, I will fall in forward direction. While you are sitting just opposite to me, then you will fall just backward direction. That means both the person will fall in the direction of motion of the train. Can't say the person will fall forward or backward. Third one, directional inertia. ऐसे तो इसमें दोनों में डायरेक्शन शब्द आ गया, लेकिन फिर भी डायरेक्शन इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ डायनेमिक बॉडी बाय व्हिच इट मेंटेन द डायरेक्शन. For example, you can jump out from the moving train, you have to run in the direction of motion of the train. अगर आप चलते हुए ट्रेन में कूदेंगे तो आपको दौड़ते रहना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में टू अवॉइड द फैटल एक्सीडेंट. नहीं तो आपको बहुत झटका, बहुत जोर से चोट लग सकता है, घातक चोट लग सकता है, मर भी सकते हैं आप. इसलिए you have to run in the direction of motion of the. This is called directional inertia. Okay, these are the inherent property. These are the property of inertia. Types of inertia you can say. Now new momentum. अब इसके बाद एक नया टॉपिक है momentum. Momentum, quantity of motion. Quantity of motion present in the body is called momentum. Numerically it is equal to product of mass and its velocity. कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं. क्या करते हैं कि व्हाट इज मोमेंटम अगर उससे पूछा जाता तो बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ये हाईली कंफ्यूजिंग आंसर है. दिस इज नॉट द डेफिनेशन. दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मोमेंटम बिकॉज द इम्पल्स इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. देन हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम? That's the confusing word. So product of mass and velocity, quantity, confusing definition. So product of mass and velocity is the confusing definition. You can't write the definition as a product of mass and velocity is called momentum. You have to say quantity of motion present in the body. That is called momentum. It is denoted by P. It is denoted by small p. It is vector quantity. And its direction will be the direction of velocity. यही बहुत बड़ा अंतर है इम्पल्स और ये पॉइंट जो है बेसिक डिफरेंस बताता है इन मोमेंटम और इम्पल्स में. हिंदी में भी वर्ड है, इसको बोला जाता है संवेग और इम्पल्स को बोला जाता है आवेग. दो अलग अलग वर्ड इसलिए बनाया गया है. अंग्रेजी में भी इसको मोमेंटम इम्पल्स कहा, लेकिन तो लिटरल वर्ड है. मेन कारण है बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी. इम्पल्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. The direction of impulse is the direction of change of momentum, while the direction of momentum is the direction of velocity. जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम होगा, लेकिन इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में इम्पल्स होगा. ओके. तीसरा पॉइंट है एसआई यूनिट. इसका होता है एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, सेकेंड -1, और न्यूटन सेकेंड भी कहा जाता है इसको. फोर्थ, इट फॉलोज कंजर्वेशन थ्योरी. व्हेन सिग्मा एफ नेट इज इक्वल टू 0 या एफ इज इक्वल टू 0, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड, कभी दोनों नहीं भी 0 रहे
तो नेट टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल, कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल। इसका डायमेंशन होता है ml t minus 1. This is the dimension of momentum. It is denoted by p. It is vector quantity and its direction will be the direction of velocity SI unit kg dimension. This it follows conservation theory. कब फॉलो करता है? जब सिग्मा नेट फोर्स 0 F 0 इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स हो, या दोनों नहीं हो, दोनों लग भी रहा हो लेकिन टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल, देन अगेन वी कंजर्व द मोमेंटम। तो कंजर्वेशन थ्योरी को फॉलो करता है। इस पे एक क्वेश्चन हम बताना चाहते हैं, फिर आगे मोमेंटम पर बताएंगे। क्लियर होना जरूरी है कि मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। कंसीडर कर रेल रोड कार, मानते हैं कि रेल रोड कार है, एससीबी का है, क्वेश्चन नंबर 26 है शायद। मोमेंटम में एक रेल रोड कार है जिसका मास m है, इसके ऊपर एक बॉडी है A जिसका मास m है, एक और बॉडी है B, इसका भी मास m है। Initially it is on the smooth surface. The system is on the smooth surface. Condition 1, if person A jumps out from the railroad car towards left, the railroad car, the person jumps out towards left with speed u relative to the state of car, with speed u। एक चीज पांचवा पॉइंट उसमें हमको इंपॉर्टेंट चीज बोलना है कि मोमेंटम फॉलोज द फिजिकल इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ एक्स एक्सिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। 5-6 फिजिकल क्वांटिटी है जो फिजिकल इंडिपेंडेंस को फॉलो करता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एंड इंपल्स। ये 6 चीज है, आपको इसको याद ही रख लेना है कि ये these physical quantity obey the physical independence, that means x axis will be independent। तो सोचेंगे तो y नहीं सोचेंगे, y को सोचेंगे तो x नहीं सोचेंगे, ये दिमाग में रहता है। तो जब इसको जंप किया तो ये मानते इधर निगेटिव 2 भाग में बांट दीजिए, इसको इधर का निगेटिव मान लीजिए और इधर का पॉजिटिव मानिए। तो ये जब जंप किया तो इसका मोमेंटम कितना हो गया? -mu। मान लीजिए कि ये इधर गया, पर किधर गया पता नहीं, लेकिन हम मान लें कि इधर गया तो m + m × v। शुरू में इसका मोमेंटम 0 था, v1 से जंप किया मानते हैं, जब मूव करने लगा तो mu इज इक्वल टू, शुरू में कुछ मोमेंटम नहीं था, जंप किया तो ये इधर गया mu से माइनस से, और ये मान लिया कि इधर गया, हो सकता है इधर ही जाता, तो इधर जाता तो माइनस लेते, लेकिन मान लिया कि इधर प्लस में गया, तो mu इज इक्वल टू m + m × v1। तो v1 इज इक्वल क्या होगा? mu बाई m + m, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द railroad car when A jumps out from the railroad car. Now B jumps out. Now person A था ये, now person B jumps out with speed u relative to the state of car towards राइट। ये टुवर्ड्स लेफ्ट था, लेफ्ट लिखे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट, ये टुवर्ड्स राइट जाते हैं इधर u स्पीड से। अब ये तो खत्म हो गया, दूसरे डायग्राम में बनाते हैं, अभी इसको जंप आउट नहीं कराते, डायग्राम और बना लेते हैं। दूसरा डायग्राम ये हो गया रेल रोड कार में। अब पर्सन यही बचा,
अब ये जंप कर रहा है, यू मास एम है, रेड कलर ये एम था, और ये V1 से जा रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम टोटल मास m प्लस एम इंटू V1 है। जब वो जंप किया तो इस बॉडी का स्पीड कितना हो गया? m तो मास था उसका, स्पीड u प्लस V1 हो गया, क्योंकि V1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, u भी उसी डायरेक्शन में, दोनों कॉन्टैक्ट में है। कहने का मतलब जब हम ट्रेन से जंप आउट करेंगे तो ट्रेन का स्पीड को लेंगे। व्हेन ए बॉडी कम्स आउट फ्रॉम ए मूविंग सिस्टम having some acceleration and velocity, it will take only its velocity, not its acceleration. Acceleration, it will take the acceleration of that system in which body enters. मतलब अगर हम एक बलून ऊपर की ओर उड़ रहा है, हॉट एयर बलून है, उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, उसका किसी समय उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड है। इससे एक स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो स्टोन पहले ऊपर जाएगा, उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 40 लेकर के, और जी उसके अंदर लगने लगेगा। पहले इसके अंदर जब था उस पर वेलोसिटी 14 था, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, लेकिन जैसे ही या 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, जैसे ही बाहर आया तो उस पर जी लगने लगेगा, इसलिए पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। उसी तरह से उसका वेलोसिटी लेता है, एक्सेलरेशन नहीं लेता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नौ इसका वेलोसिटी हो गया। अब ये जंप आउट कर गया तो तीसरा इसका डायग्राम कैसा रह गया? तीसरा डायग्राम रह गया कि रेड रोड का रह गया जिसका मास है, मैं मानते हैं कि वेलोसिटी V2 इसी डायरेक्शन में जा रहा है, हमको नहीं पता किस डायरेक्शन में जाएगा, तो m इंटू V2 लिख सकते हैं। अब हमको V1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m प्लस m इंटू V1 mu बाई m प्लस m बराबर mu बाई m प्लस m प्लस m V2, m प्लस m कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। mu इज इक्वल टू इसका mu प्लस m स्क्वायर u बाई m प्लस m प्लस कैपिटल M V2। mu से mu कैंसिल, इसको इधर लाते हैं, तो m V2 इज इक्वल टू होगा माइनस m स्क्वायर u बाई m प्लस m। जब V2 इज इक्वल टू क्या होगा? V2 नीचे चला जाएगा, V2 इज इक्वल टू m नीचे चला जाएगा। अब माइनस बता रहा है कि माइनस को अगर हटा देंगे तो बोलेंगे कि टुवर्ड्स लेफ्ट, माइनस बता रहा था कि वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इस तरह से बनेगा ये। तो कंजर्वेशन थ्योरी समझने के लिए रिलेटिव स्टेट भी समझना बहुत जरूरी है। बच्चों वाला के लिए कार जा रहा है, उसमें से एक लड़का जंप कर गया तो क्या मोमेंटम होगा? दैट्स द वेरी इजी क्वेश्चन। यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर स्टैंडर्ड। ओके, और भी क्वेश्चन है इसी में बहुत अच्छे अच्छे कंजर्वेशन थ्योरी मोमेंटम पर, लेकिन वो अगले क्लास में बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे। जब बताएंगे तो अभी हम बता रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ जानना जरूरी है। न्यूटन सेकंड लॉ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, change of momentum is directly proportional to applied force and change in momentum occurs in the direction of force. Change in momentum in the direction of force. Change in momentum उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ओके, तो ये दो पार्ट में बताता है। पहला मेजर द फोर्स, फोर्स को मेजर करता है, मेजर द फोर्स, और सेकंड बताना चाहता है फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। ओके, मेजर द फोर्स बताते हैं, मानते हैं कोई बॉडी है, सिस्टम है, उस मूव कर रहा है m से और उसका वेलोसिटी v है। F फोर्स उसका एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया,
जिसके कारण इसका मोमेंटम सर पहले पी था, जिसके कारण पहले पी था। पी मोमेंटम, एक बॉडी है जिसका मास m हो सकता है, मोमेंटम p है। अब इसके ऊपर हम फोर्स लगाए F, तो इसका मोमेंटम p प्लस dp हो गया, और dt सेकंड के लिए लगाया तो लेट देयर बी बॉडी हैविंग मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, v वेलोसिटी से, सो मोमेंटम p इज इक्वल टू mv। F external force is applied on it, force is applied on it, उसके ऊपर एक external force लगा, applied on it, so change in momentum is dp, change in momentum dp है। तो न्यूटन सेकंड लॉ बताता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन dt सेकंड, dt सेकंड में कर रहा है। तो न्यूटन बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, एंड f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt, और f इज इक्वल टू k dp by dt, where k is constant, और एक्सटर्नली k का एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू होता है 1, तो f इज इक्वल टू dp by dt, dp इज इक्वल टू dmv by dt, m कांस्टेंट है, dv by dt बराबर ma, f इज इक्वल टू ma, SI यूनिट इसका होता है न्यूटन, CGS यूनिट डाइन, 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. Hence, we can say the first law, second law of Newton's measure the force. अगले क्लास में हम, याद हमको नहीं रहा अभी, अगले क्लास में एक हम मैच स्टिक पर और क्वाइन का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसके द्वारा भी हम सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको हम इस पर अभी और बताते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। पहले तो मेजर कर लिया, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एफ नेट भी कह सकते हैं इसको, जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा, एफ एक सिंगल लगाए तो एफ लिखें, 2-3 लगाएंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, वेक्टर सम होगा इसका। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स का मतलब कि when two and more than two forces applied on the body in different axes, the change in momentum occurs in the body along each axis according to their force. It does not discuss about the neighboring force. एक्स एक्सिस का फोर्स वाई एक्सिस पर डिपेंड नहीं करेगा, वाई एक्सिस का फोर्स एक्स एक्सिस में, बॉडी एक्स एक्सिस में भी जाएगा, वाई एक्सिस में जाएगा, जेड एक्सिस में, फाइनली उसका रिजल्टेंट कुछ भी हो, लेकिन सबका अपना अपना चेंज इन मोमेंटम होगा। वो दूसरे के बारे में डिस्कस नहीं करेगा, वो साइलेंस रहेगा उसके बारे में। ये न्यूटन सेकंड लॉ, ये क्या बताना चाहता है, ये कॉन्सेप्ट है जो अगले क्लास में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि क्या क्या चीज इसमें कॉन्सेप्ट आता है जो आपको दिमाग में रहे। पहला कॉन्सेप्ट है कि एक्सप्लेन द इम्पल्स, एक इम्पल्स को बताना चाहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, इम्पल्स को बताना चाहता है। फिजिकल न्यूटन सेकंड लॉ इज ए फंडामेंटल लॉ दैट इज फर्स्ट लॉ कैन बी, first law and third law can be derived by it। सब स्कूल के एग्जाम में आएगा, इम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है इसका इक्विलिब्रियम बताना चाहता है, ये इक्विलिब्रियम। फोर्थ बताना चाहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय सेकंड लॉ, लीनियर मोमेंटम बाय न्यूटन सेकंड लॉ। ये 4 कॉन्सेप्ट पर अगले क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये चारों अगले क्लास में हम करेंगे, चारों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए चारों एक क्लास में लगेगा ये वीडियो। इसलिए थैंक यू, आप इस पर पढ़ करके रहिएगा, या नहीं तो और हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन पर अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमको ईमेल कीजिएगा इस एड्रेस पर, इस ईमेल पर mohansir.classes@gmail.com। हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करेंगे या वीडियो में सॉल्व करेंगे।
अगर हम ईमेल पर नहीं सॉल्व कर पाए तो वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो। ओके बाय, थैंक यू।